हेलो एवरीवन। गाइस, एक बात बताइए, आप सबके स्कूलिंग लाइफ में एक लड़का या लड़की क्लास टॉपर ज़रूर ऐसा कोई, मोस्ट ऑफ द टाइम लड़के थोड़े बदमाश होते हैं, ज़रूर ऐसा कोई लड़का होगा या कोई भी होगा टॉपर जिसको मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, बट दैट पर्सन इज़ वेरी मिस्चीवियस ऑल्सो। मतलब सबसे ज़्यादा मस्ती भी करेगा, लेकिन एंड ऑफ द ईयर जब आप मार्क्स शीट उठा के देखेंगे तो मार्क्स भी अच्छे लाएगा, इनोवेटिव भी है, सोचता भी है, क्लास में कंट्रीब्यूट भी करेगा, लेकिन मस्ती खोर है, मस्ती बहुत नुकसान, अनप्रोडक्टिव माइंड भी उसका चलता रहेगा। मैं आपको आज की दुनिया का ये लड़का या ये एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देर इज़ अ रीज़न वाई US डॉलर इज़ द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी, क्योंकि ये कंट्री ने अपना एक वजूद जो एक तरह से आपके ऊपर बिठाया हुआ है, दैट इज़ हॉलीवुड, सॉफ्ट पावर, इनोवेशन, सारे ब्रांड्स आपके US से आते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, फॉर्च्यून टॉप 100 ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, या फोर्ब्स मैगजीन के टॉप 100 ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, आप देखो उसमें से 100 में से कम 70-75 US के ब्रांड्स हैं। सो एज अ कंट्री, व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, इसकी इसकी लॉन्ग स्टोरी, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहानी ये है दैट एज अ कंट्री दे हैव ऑलवेज ट्राइड टू शो देयर हेजेमनी, देयर पावर ओवर द वर्ल्ड एंड अदर कंट्रीज़। लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि हॉलीवुड के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू, मिकी माउस, डिज्नी, आप सारी चीज़ें उठा के देख लो, दिस इज़ कॉल्ड एज सॉफ्ट पावर, जहाँ हर बंदा अपने इलाके में सोचता है कि कभी ना कभी मैं US की कंपनी में काम करूं, या मैं US में एक बार विज़िट कर लूं, या मैं वहां जाके सेटल हो जाऊं, ग्रीन कार्ड ले लूं। आप अपने मोहल्ले में, गली में, अपने सोसाइटी में, कॉम्प्लेक्स में, किसी से भी पूछो, अपने टाउनशिप में, इफ़ समबडी हैज़ टेकन अ ट्रिप टू द US, आप देखो उसका सोशल इक्विटी बहुत बढ़ जाता है। मतलब वो आके मोहल्ले वाली आंटी उसको बिठा के चाय पिलाएगी, शी विल टॉक टू हिम, अगर कोई खाली बैठा है, अगर आप किसी के घर में जाते हो तो। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द कंट्री ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप सोचो फाइनेंशियल मार्केट्स पे कितना बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि जिस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, US की इकोनॉमी है करीब करीब $25 ट्रिलियन, चाइना इज़ 16 to 18 ट्रिलियन। चाइना के नंबर्स वैसे भी रिलायबल होते नहीं हैं। जर्मनी, जापान 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर्स, एंड नंबर 5 पे है इंडिया, विच इज़ 3 to 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आस्ते आस्ते आपका देश जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, हम लोग इंडिया जैसे ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई, हम जर्मनी, जापान को बीट करके आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद बचेंगी 3 मेजर कंजम्पशन एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज़, US, चाइना, इंडिया, नंबर 3। और ये अपने को नंबर 5 से नंबर 3 आने में लगेंगे सिर्फ हार्डली 3-4 साल, मैक्सिमम 5 ईयर्स। डिपेंड्स हम कितना फास्ट ग्रो करके 3.4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पहुँचते हैं। बट ये तो इंडिया की स्टोरी है। US का प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले इस वीडियो में डेट सीलिंग क्राइसिस की बात करते हैं, देन वील टॉक अबाउट द ब्रॉडर US प्रॉब्लम। गाइस देखो, हर वॉर के बाद, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, तो हर बड़े मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बाद में एक न्यू पावर आती है। अगर आप देखो, रोमन्स एंड ऑटोमन अम्पायर के बीच में जो वॉर हुआ था, उसके बाद वो 2 मेजर ब्लॉक्स लड़ रहे थे। देन वी हैड द इंग्लिश यानी ब्रिटिश एंड द फ्रेंच कॉलोनाइजिंग द वर्ल्ड। उसके बाद वो 2 मेजर कंट्रीज़ लड़ने लगी। अभी US और चाइना का जो लफड़ा है, वो इस सेंचुरी के शुरुआत से ही होते होते आगे बढ़ रहा है। तो US का हेजेमनी कम हो रहा है, लोगों को उससे दिक्कत नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज़ नो बडी वॉन्ट्स टू वर्क अंडर द चाइनीज़ हेजेमनी। कोई दुनिया में ये नहीं बर्दाश्त कर सकता आफ्टर कोविड कि चाइना का युआन रिजर्व करेंसी हो जाए। नो बडी विल अलाउ दैट टू हैपन। अब आज के इस पोलराइज्ड और डिवाइडेड वर्ल्ड में US डॉलर के अलावा कोई ऐसी करेंसी है ही नहीं जिसको आप एक सेफ करेंसी मान सको। और डॉलर की वैल्यू भी, बाय द वे, सेफ्टी नेट कम होता जा रहा है फॉर वेरियस रीजंस। तो ये बेसिक बैकग्राउंड है US के क्राइसिस का। नाउ द डेट सीलिंग, जिस पे मुद्दा है कि व्हाट इज़ दिस डेट सीलिंग क्राइसिस। आई हैव पर्सनली, मतलब उसके पहले आपको एक शॉर्ट ब्रीफ देता हूँ। आई हैव पर्सनली बीन टू द US, आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज़ ऑन ट्रैवल विजिट्स, खुद के ही बजट से, और कभी कभार वर्क के लिए, थोड़ा क्लाइंट से मिलने के लिए, जापान में या वियतनाम में या US में। तो मैं 2 बार गया हूँ। इतनी ब्यूटीफुल कंट्री, सो रिसोर्स रिच, मिनरल रिच कंट्री,
being spoiled by politicians and spoiled by random thoughts, random people, random policies, वो बुरा लगता है कि अच्छी कंट्री आपको ऊपर वाले ने इतना बख्शा है, इतना चीज़ें आपको दी है इन यूएस। तो गॉड हैज़ रियली ब्लेस देम विथ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्यों हर बार फाइनेंशियली या बैंकिंग क्राइसिस या हर बार यूएस को जब छींक आती है तो पूरी दुनिया में ज़ुकाम होता है? व्हेन द यूएस sneezes द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। डेट सीलिंग का प्रॉब्लम ये है कि यूएस डॉलर सबसे बड़ी करेंसी है, इट्स द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी, सबको पता है ना। अब हर साल आप देखो यूएस डॉलर अप्रिशिएट करता है थोड़ा थोड़ा अगेंस्ट अदर करेंसीज, क्योंकि जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है ये लोग डॉलर छाप के बैठ जाते हैं। यूएस के पास प्रिंटिंग मशीन है भाई, अगर आज मेरे पास प्रिंटिंग मशीन है, मैं यूएस डॉलर करेंसी पूरी दुनिया में फैला रहा हूँ और मैं जितने चाहे उतने नोट छाप सकता हूँ, और बाद में मैं वो डेट यानी जो कर्जा नोट छापे आपने लोगों के पास दिए कोविड में, तो वो कर्जा ही बढ़ा ना आपका। एज अ कंट्री आपका डेट बढ़ा है, कभी ना कभी तो वो चुकाना पड़ेगा। तो कोविड के टाइम कैन यू इमेजिन, ये हर वॉर के बाद हुआ है, हर क्राइसिस के बाद यूएस में हुआ है। डॉलर्स प्रिंट हुए, वो डॉलर्स सिस्टम में आए, कस्टमर ने खर्चा किया और उनकी इकोनॉमी चल गई, लेकिन कस्टमर ने कर्जा लेके खर्चा किया और वो डेट बढ़ता गया, कंट्री का डेट। यूएस की इकोनॉमी की साइज़ है $25 ट्रिलियन, यूएस कंट्री का डेट $31 ट्रिलियन, मतलब डेट टू जीडीपी रेशियो 130-140% के आसपास। जितना उनका पूरा इकोनॉमी है उससे ज़्यादा अभी पानी बोलते हैं ना सर के ऊपर चला गया है कर्जे का। और ये प्रॉब्लम कभी ना कभी आके उनको हिट करता है। हर 2 साल में वो डेट सीलिंग बढ़ा देते हैं। पहले $20 ट्रिलियन था ओबामा के टाइम पे, उसको बढ़ा के 3 महीने स्टेलमेट हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद में उसको बढ़ा के 22 ट्रिलियन किया, फिर बढ़ा के 25 ट्रिलियन किया, फिर कोविड में $5 ट्रिलियन नोट छपे हैं ड्यूरिंग कोविड। $5 ट्रिलियन वर्थ ऑफ डॉलर्स हैव बीन प्रिंटेड एंड प्लांटेड इन द सिस्टम। हर यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर के घर $1400 महीने भेजे गए थे, गवर्नमेंट ने भेजे कि खर्चा करो, क्योंकि उनकी इकोनॉमी अपनी तरह नहीं है। यूएस इकोनॉमी तभी चलेगी जब कस्टमर बाज़ार में जाके खर्चा करे। कंज्यूमर स्पेंडिंग इज़ 95% ऑफ द यूएस इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज़ ओनली 23% ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग। हमारी इकोनॉमी, हमारा जीडीपी चलता है एसेंशियल्स पे। इंडियन जीडीपी वर्क्स ऑन 77% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी चलता है एसेंशियल परचेजेस, जैसे दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्री प्रोडक्ट्स, आईटी, ये बेसिक फार्मा, जो बेसिक चीज़ें एफएमसीजी पे अपनी इकोनॉमी चलती है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि अभी वो क्रेडिट कल्चर इंडिया में आया है, लेकिन इतना इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट नहीं है कि हम नोट छापें। और एंड दैट्स वाई यू सी द आरबीआई डिड नॉट प्रिंट नोट्स ड्यूरिंग कोविड। आरबीआई ने ये गलती नहीं दोहराई, क्योंकि अगर आप नोट छापते हो, सिस्टम में एक्स्ट्रा करेंसी लाते हो, तो फिर वो कर्जा आपके कंट्री पे आ रहा है, फिर वो कहीं ना कहीं कोई तो भरेगा ना भाई। समबडी हैज़ टू मेक श्योर, या तो कर्जा भरो या वो डेट सीलिंग बढ़ाओ, वापस वही गलती करो आप। एक डिफ़ॉल्ट अगर हो गया, जैसे 2011 में बराक ओबामा के टाइम हुआ था डिफ़ॉल्ट, एसएनपी ने यूएस की खुद की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी थी। फ्रॉम AAA रेटिंग इट बिकेम AA+ रेटिंग। अब 1 जून इज़ द डेडलाइन, अपेरेंटली 31 मई कुड बी द एग्जैक्ट डेडलाइन, जिसमें अगर यूएस ने अपने कर्ज की या तो सीलिंग बढ़ाओ, 31 ट्रिलियन से 32 ट्रिलियन करो या 33 ट्रिलियन करो। उसके लिए वो दोनों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दे आर नॉट अग्रीइंग, क्योंकि अभी ये पॉलिटिकल इशू है। यूएस की पॉलिटिक्स अगर आप देखोगे ना, तो आपको इंडियन पॉलिटिक्स पे हंसी आएगी, बिकॉज वहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा मर्की, ज़्यादा डार्क है। फ़र्क इतना है, हमारे यहाँ धोती कुर्ते में पॉलिटिक्स होती है, वहाँ सूट कोट टाई और अरमानी के सूट्स पहन के पॉलिटिक्स होती है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। लैंग्वेज एंड द कपड़े आर द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज जो बेहुदा से बेहुदा हरकतें आप इमेजिन कर सकते हो यूएस के पॉलिटिक्स में होती है गाइस। अभी देखो ना, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, 2 अपोजिशन पार्टीज़ है, 2 ही हैं। डेमोक्रेट्स इज जो बाइडन, जो बराक ओबामा में पहले डेमोक्रेट्स में थे। रिपब्लिकन वॉज डोनाल्ड ट्रंप, एंड अभी वो दूसरा कोई शायद सिलेक्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये बात अटकी हुई है? बाइडन के पास मेजॉरिटी नहीं है इन देयर अपर हाउस। जो उनकी अपर हाउस है उसमें बाइडन इज़ नॉट इन मेजॉरिटी, रिपब्लिकन्स की पार्टी मेजॉरिटी में। तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले बाइडन को रिपब्लिकन्स का अप्रूवल उनको साथ में लेके चलना पड़ता है। वहाँ आके ये पेंच फंसा हुआ है। दैट इज़ वेयर दिस
डेट सीलिंग प्रॉब्लम क्राइसिस हैज़ कम फ्रॉम द यूएस। सारे मेजर क्राइसिस वहाँ से ही आते हैं बिकॉज दे आर अनेबल। इतनी बड़ी इकोनॉमी आपने बना दी, लेकिन उसकी जो बुनियाद है, द होल बेस ऑफ द इकोनॉमी इज़ कर्जा, डेट। आप डॉलर को दुनिया पे एज अ शूटिंग करके डील करवाते हो। पूरी दुनिया डॉलर को रिजर्व करेंसी मान के ट्रेड कर रही है। जब तक डॉलर का रिजर्व हेजिमनी है तब तक यूएस की दादागिरी चलेगी। जिस दिन द वर्ल्ड स्टार्ट शिफ्टिंग टू अ पैरेलल इकोनॉमी, द यूएस इकोनॉमी इज डाउनग्रेडेड, फिनिश्ड। बट वही तो यूएस चाहता नहीं है, इसीलिए डॉलर को पुश करके वो चाहते हैं कि डॉलर की वैल्यू हमेशा ऊपर ही रहे। और अब जब डेट सीलिंग क्राइसिस आता है तो उनके पास दो ही ऑप्शन है। जैसा मैंने कहा, या तो सीलिंग बढ़ाइए या फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कर्ज चुकाना शुरू कीजिए। या डॉलर कर्ज चुकाना शुरू करेंगे तो डॉलर की वैल्यू ऑटोमेटिक कम होती जाएगी, वो चाहते नहीं है। अल्टीमेटली सबको पता है वो डेट सीलिंग बढ़ाएंगे, लेकिन भाई बढ़ा के कितना बढ़ाओगे? आपकी जीडीपी तो बढ़ेगी नहीं उतनी जितनी आपकी कर्जा बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। अब देखो, आज जब ये वीडियो आप देख रहे हो, वी आर 21 ऑफ मई नाउ। इन द नेक्स्ट 10 days क्या क्या होने वाला है हमारे मार्केट में आपको पता है ना? वीकली एक्सपायरी, इसी हफ्ते में वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। मई मंथ की जो एक्सपायरी है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, वो भी थर्सडे को होगी। उसके पहले सब लोग पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में करेंगे ही करेंगे, ट्यूसडे तक तो करना ही है। सो वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, देन मंथ एंड तक ये यूएस डेट सीलिंग का प्रॉब्लम। आज सुबह यूएस के पॉलिटिशियंस या उनके जो जिसको सेनेटर्स बोलते हैं, उन्होंने किसी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि अगर 1 जून तक कोई नतीजा नहीं निकला तो यूएस का मार्केट 45% से नीचे आ जाएगा। ये फियर मॉन्गरिंग तो इतने टाइम से चल रही है, वो अभी भी चलेगी और लोग डर के बेचेंगे। तो ये जो मई का आखिरी हफ्ता है, एक्सपायरी का हफ्ता, ये बहुत डाइसी है गाइस, बहुत डाइसी है। बिकॉज व्हाट विल हैपन इफ़ यूएस डिफ़ॉल्ट्स? अगर उन्होंने सीलिंग नहीं बढ़ाई तो होगा क्या? यूएस के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उनके जो लेबर कामगार वगैरह है, उनको पगार नहीं मिलेगी 2-2 3-3 महीने तक, उनको फायर करना पड़ेगा। अफरा तफरी मचने वाला माहौल हो जाएगा। ओबामा के टाइम ये हुआ है 2011 में 3 महीने तक उनके सरकारी वाइट हाउस के कर्मचारियों को पगार नहीं मिली थी। आप किस हिसाब से इस कंट्री को फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता। पीपल आर सो ब्लाइंड फोल्डेड बाय द वेस्ट। शायद इंडिया का कॉलोनियल जिसको बोलते हैं रूल, कॉलोनियल हिस्ट्री के वजह से ऐसा है। कॉलोनियल माइंडसेट जो है ना, बहुत सारे लोग अभी भी इंडिया में कॉलोनियल हैंगओवर में हैं कि ये वेस्ट की चीज़ें अच्छी ही होगी और ये हमारी चीज़ें ये ख़राब ही होगी। सबसे पहले तो आपको एक कॉलोनियल हैंगओवर छोड़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी मेकिंग दिस मिस्टेक ऑफ स्टेइंग इन द कॉलोनियल हैंगओवर। वो गया ज़माना भाई। हमको आज़ाद हुए अभी ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो गए हैं, एंड आप अभी भी अगर ये बात सोच रहे हैं कि यूएस में सब सही है, प्लीज़ गेट योर फैक्ट्स स्ट्रेट। दे आर स्क्रूइंग अप देमसेल्व्स एज वेल एज द वर्ल्ड इकोनॉमी बाय टेकिंग स्टेप्स विच आर नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूएस का प्रॉब्लम वर्ल्ड का प्रॉब्लम बन जाता है, लेकिन वर्ल्ड के प्रॉब्लम कभी यूएस के प्रॉब्लम नहीं बनते। दैट्स द डिफरेंस। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग गाइस।